टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर आ चुका है। बाबरी मस्जिद का जो इहाता था उसे अब राम मंदिर दे दिया गया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचे साहब मौजूद हैं। हम उनसे आइए जानते हैं। सर, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं जो फैसला आया है? सर, ये फ़ैसला हमारी जो समझ है, जो जैसा हमने अभी जितना जजमेंट पढ़ा है और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था आज, कोर्ट ने जज साहिबान ने, उसमें उसको देखकर ये ऐसा लगता है कि ये जो जजमेंट है वो एक मतलब रेजोल्यूशन है, यानी कि एक जो झगड़े को निपटारा करने के लिए या उसके लिए उस तरीके की जजमेंट है ताकि झगड़ा आगे ना बढ़े, बनिस्बत इसके कि ये फैक्ट्स पे और पूरे सिर्फ फैक्ट्स पे और हकीकी चीज़ों पे ये फैसला होता। इसकी बुनियादी फैक्ट्स के ऊपर हैं या फिर आस्था के ऊपर यह फैसला आया है? सर, देखिए, ये फैक्ट्स, आस्था और देश में मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और ख़ास तौर पे ये कि जिस तरह की तैयारियां चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद देखी, तो इस सब चीज़ों को देख के कि मुल्क में इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ये फ़ैसला आया लगता है। लेकिन जो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसको इसमें तनकीद करनी बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ इस जजमेंट के लिए मैं, वो ये है पहली कि एक तो इसमें ये कहा गया है कि 1949 को वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई थी, वो इलीगल था, मतलब कि वो नाजेबा काम था। पहली बात ये कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात ये कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो भी एक गैर कानूनी काम था, नाजेबा काम था। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी ये किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जजमेंट काफ़ी उस तरह से फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे नहीं लगती। अभी हमने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी है, मगर पहली नज़र से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है। यहाँ ये कहना भी मुनासिब होगा हमारा कि हमें अब मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास तौर पे जो हम उम्मत इस्लामिया है हमारे मुल्क में, उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो रिस्पांस रहा, ये सब जो साजिशें आरएसएस ने और उनकी जो दूसरी जमातें हैं की आज तक, और इतने इलीगल काम भी किए, और उसके बावजूद भी एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी शायद एक तरह से ये सोच रहा होगा कि इसमें क्या, अगर जजमेंट किसी एक तरह की आती है तो क्या मुसलमानों की जान को ख़तरा तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब इतना प्रेशर का माहौल बन जाए पूरे मुल्क में, तो उसमें उन्होंने एक गैर कानूनी काम किए 1949 में, 1992 में। उसके बाद बात और भी तो कह रहे हो कि 1856-57 से पहले जितने भी उसमें नमाज़ पढ़ने की कोई मतलब जिक्र नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, मगर मैं थोड़ा पूरा पस मंज़र नहीं बताऊँगा तो मैं अपनी बात समझा नहीं पाऊँगा आपके सामीन को। तो अगर ऐसा हालात थे तो ये ऐसे हालात पैदा करके, ये सबसे बड़ा जो हमारा हादसा है या खदशा है वो ये है कि ये एक नज़ीर ना बन जाए, क्योंकि 5 जजों की ये फैसला है। अभी हज़ारों मंदिरों के बारे में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बोलती आ रही है। कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में ही वो 50,000 मंदिर बोल रहे हैं जो कि मस्जिदों में तब्दील कर दिए गए हैं। तो क्या ये नज़ीर बन जाएगी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे हमें सोचना चाहिए। और आपने जो जायज़ बात पूछी कि इसमें बहुत सारी कोताहियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की रही हैं, ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारा रिस्पांस इसमें कोर्ट में रहा है, वो बहुत कोई ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ़ ज़्यादा की जा सके, बल्कि हमें ये बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन्हीं तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या हम कोई भी इस तरह की जो कन्फ्रंटेशन होगी आगे या हो सकती है उसको हम कभी भी जीत पाएंगे। ये बहुत ही सीरियस इशू है जिस पे हमें सबसे पहले सोचना चाहिए। क्या मतलब ये आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लॉयर्स थे वो अपने सबूतों को पेश नहीं कर पाए? जी, उतनी मजबूती से नहीं कर पाए। और जो आपने सवाल पूछा, एएसआई की रिपोर्ट को हमने, जो हाई कोर्ट में थी, वो आज तक हमने चैलेंज ही नहीं की थी हाई कोर्ट से लेके आज तक। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो कि जजमेंट में भी हैं, मैं जजमेंट में से पढ़ के भी सुना सकता हूं। तो उसको भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अब तक हो गया तो कम से कम हम इससे सीख के आगे अपना जो रिस्पांस है हमारा, चाहे और जो भी रिस्पांस होगा, पहली अहम बात यह है कि वो आइन के दायरे में होगा। ये पहली अहम बात है, क्योंकि आइन के दायरे में रह के हम जितनी
अच्छी अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ सकते हैं, शायद किसी और तरीके से नहीं लड़ सकते। ये मेरा पूरा अच्छी तरीके से मानना भी है और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। सर, वही कहा जा रहा है कि 2.7 एकड़ जो ज़मीन है उसके बदले 5 एकड़ की ज़मीन दी जा रही है, यानी कि डबल दी जा रही है। तो ये क्या सही बात है, या 2.7 एकड़ की जो ज़मीन है इसके अलावा भी बहुत सारी ज़मीन है? लोग कहते हैं कि इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन है। देखिए इस बारे में भी मैं भी आऊँगा, लेकिन आपने पहला सवाल पूछा था तो 1857 के बाद से आज तक नमाज अगर हम नहीं दिखा पाए कोर्ट को, जो कि 1949 तक तो अच्छी तरह से हुई थी, 1934 में तो सरकार ने खुद पैसे खर्च करके, और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने मस्जिद में जो गुंबद को नुकसान पहुंचाया था कुछ शरारती लोगों ने, उसको ठीक भी कराया था। तो नमाज अगर हम साबित नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा, सवाल 2.77 एकड़ लैंड का है ही नहीं। यहाँ पे सवाल ये है कि वक्फ की ज़मीन थी वो, और वक्फ की ज़मीन 2.77 एकड़ से बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। ये आस्पेक्ट भी हम लोग अपना नहीं रख पाए ठीक से। तीसरी बात ये कि हम लोगों ने जिन जिन आस्पेक्ट्स को चैलेंज करना चाहिए, जैसे राम चबूतरा था, इस सब पे भी हमने खुद ही कंसीड किया। जैसा कि ज़फ़र याब जिलानी साहब ने बोला था कि यहाँ तो राम जन्मभूमि हो सकती है, और अगले दिन उसको करेक्ट किया था। तो अगर राम जन्मभूमि खुद ही हमने मानी कि यहाँ नहीं, थोड़ा दूर हट के हो सकती है, मस्जिद से थोड़ा बाहर निकल के राम चबूतरे पे हो सकती है, तो ये सब चीज़ें नुकसानदेह हुई हैं। बहुत सारे हमारे कायदीन जो थे वो RSS के लोगों से मिल रहे थे, तो हम लोग इस बात को स्मेल या सूंघ सकते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। श्री रविशंकर साहब से जाके मिल रहे थे, तो उसके पस मंज़र में भी इस सारे तो कह रहे हैं कि हम जो मिल रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि अमन और शांति को बहाल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हम जो मिल रहे हैं फिर शाम में मिलेंगे, तो हमारी मिलने की यही वजह है कि अमन और शांति को बहाल किया जाए, यही बात। तो ये बिल्कुल मुनासिब बात है। अमन और शांति बहाल इस तरह भी हो सकती है कि हम अपनी सारी मस्जिदें जो हैं दे दें, तो बिल्कुल पूरी अमन और शांति बहाल हो जाएगी। उससे अच्छा तो तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वगैरह तो कह ही रहे हैं कि हमारे पास अभी 50,000 मस्जिदों की लिस्ट है जो कि मंदिर थे। तो अगर हम वो सारी एक साथ ही दे दें तो फिर तो पूरा अमन और शांति स्थापित हो जाएगी। ये बिल्कुल ही वाहियात बात है। इस तरह की बातें करना बहुत बुरी बात होती है, और ये कमज़ोरी, बुज़दिली, और ये इस्लाम से हट के बातें भी हैं कि अगर बुज़दिली का मुज़ाहरा इस तरह से किया जाए। तो अमन और शांति आती है इंसाफ से। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन और शांति कभी नहीं आएगी, बल्कि अमन और शांति और ख़राब होगी, क्योंकि सामने वाले जो बातिल है उसको ये लगेगा कि हम अगर इनको एक जगह दबा सकते हैं तो हम आगे भी आराम से दबा सकते हैं। एक बात ये, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि ये लोग जाके उनसे मिल के क्या क्या डील्स कर रहे थे, कम से कम अब तो इन्हें सामने आके बताना चाहिए। और क्या उन डीलों में ये भी शामिल था कि हम अपना मुकदमा जो है ठीक से नहीं लड़ेंगे। ये बहुत अहम बात है और इसको समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सीरियसली बात इसी को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी नज़ीर बनेगी 5 जजों की। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो सभी लोगों पर को अमल, जितने कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट तक, अगर 5 जजों से ज़्यादा की बेंच कोई इसको ओवर रूल नहीं करती तो ये लागू होगी पूरे मुल्क के सारे हाई कोर्ट्स पे और सुप्रीम कोर्ट पर भी। तो ये इतनी सीरियस बात है जिसको मेरे ख्याल से इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए उम्मत को, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी आगे की क़यादत अब कैसी होगी और हमारा रिस्पांस इन चीज़ों के लिए कैसा होगा आइन के दायरे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है हम इस मतलब देखेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू के लिए डालेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो चीज़ें हैं, जो बयान आए हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ उसे कि इसमें 2 आस्पेक्ट हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड वकील हैं, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। तो उन्हें खुद आके कम से कम केस पूरा पढ़ना चाहिए, जजमेंट पढ़नी चाहिए, और तब उन्हें नज़र आएगा क्या सिर्फ़ कोताहियाँ सामने की तरफ से ही हैं या अपने अंदर भी कुछ कमियां थी जो हम दुरुस्त कर सकते हैं। और ये मैं आज बात फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे पहले ये जजमेंट डिटेल में पढ़नी चाहिए, और सबसे पहले आप जो हम करेक्ट कर सकते हैं वो अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो अगर रिव्यू भी फाइल किया जाएगा इसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से ये पूरा केस लड़ा गया है, तो फिर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि क्या हम इससे अच्छा रिस्पांस या अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचे साहब। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।